खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ दीपाली। वायरस कोरोना ने लगता है पूरी दुनिया को अपनी चपेट में तो ले रखा है, साथ ही यहां पर कैसे पलट कर रख दिया है ये आपको बताते हैं। बड़े बड़े देशों ने घुटने टेक दिए हैं। पूरी दुनिया में अपनी यहाँ पर चौधराहट के लिए मशहूर अमेरिका कोरोना के सामने पानी मांग रहा है। दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद जिस अमेरिका ने दुनिया की राजनीति में तेल का खेल शुरू किया था, जिसने तेल के लिए जंग तक करा दी, कोरोना के सामने आज उसी अमेरिका का खेल खत्म हो गया है। जो अमेरिका तेल की भूख मिटाने के लिए तेल का भंडार बढ़ाता रहा, आज उसी अमेरिका में तेल पानी के भाव में नहीं बिक रहा है। हालात ये हैं कि तेल बेचने वाले तेल के साथ कीमत भी चुकता कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास तेल का भंडार बनाए रखने के साधन नहीं हैं। आखिर कैसे कोरोना ने तेल का खेल खत्म कर दिया है और इसका विश्व की आगे आने वाली राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। और चलिए, हमारे साथ इस पर जुड़ चुके हैं सुशील त्रिपाठी जी, रिटायर्ड आईएएस हैं। बहुत स्वागत है सुशील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पर हम चर्चा करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। पुरानी कहावत है, हमारे यहाँ तेल देखो तेल की धार देखो। और आज तेल की धार पर कोरोना ने ऐसा ब्रेक लगा दिया है कि खुद को सुपर पावर कहने वाले देश भी समझ नहीं पा रहे हैं कि ये वक्त भी आना था। कभी तरल सोना कहा जाने वाला तेल आज पानी के भाव भी नहीं बिक पा रहा है। कोरोना की मार से कच्चे तेल के दाम में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है। हालात ये हैं कि अमेरिका में कच्चे तेल की कीमत बोतल बंद पानी से भी कम यानी करीब 77 पैसे प्रति लीटर हो गई है। और तो और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट कच्चे तेल का भाव गिरते गिरते शून्य तक जा पहुंचा। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मई में तेल का करार निगेटिव हो गया, यानी खरीदार तेल लेने से इनकार कर रहे हैं। वही उत्पादन इतना हो गया है कि अब तेल रखने की जगह नहीं बची है। और ये सब हुआ है कोरोना के चलते। गाड़ियां चल नहीं रही, कामकाज और कारोबार बंद पड़ा है, लिहाजा खपत और उसकी मांग में भी कमी आई है। कनाडा में तो तेल के कुछ उत्पादों की कीमत माइनस में चली गई है। जाहिर है असर तो दिखना ही था। सोमवार को जब बाजार खुला तो अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट कच्चे तेल का भाव $10.34 प्रति बैरल पर आ गया, जो 1986 के बाद इसका सबसे निचला स्तर था। इसके बाद दोपहर होते होते ये $2 प्रति बैरल के न्यूनतम स्तर पर जा पहुंचा और फिर तो जो हुआ वो इतिहास में दर्ज हो गया। दाम गिरते गिरते $0.01 प्रति बैरल पर जा पहुंचा और कुछ इस तरह से चंद घंटों में ही तेल बेभाव हो गया। कहते हैं कि वक्त की मार सबसे ताकतवर होती है और अमेरिका से बेहतर इस वक्त इस बात को कोई और नहीं समझ सकता। लगातार बढ़ता नागरिकों की मौत का आंकड़ा, डूब चुकी अर्थव्यवस्था, बेरोजगारों की लंबी होती कतारों के बीच तेल के दामों में ऐसी ऐतिहासिक गिरावट की तेल पानी भी नहीं रहा। जबकि पूरी दुनिया गवाह है कि तेल के इस खेल में बाजी मारने के लिए अमेरिका ने क्या क्या नहीं किया। उसकी विस्तारवादी नीति ने दुनिया को कई बार मुश्किल में डाला, खासकर जब से तेल के खेल में अमेरिका की रुचि बढ़ी। लेकिन इससे पहले तेल की वैश्विक सियासत को भी समझना होगा। तेल से न सिर्फ दुनिया की 90% गाड़ियां बल्कि ज्यादातर फैक्ट्रियां चलती हैं। वहीं देश अपने भविष्य के विकास की रूपरेखा ही तेल की धार को देखकर तय करते हैं। ऐसे में तेल के लिए टकराव स्वाभाविक है। तेल के खेल की वैश्विक सियासत। साल 1903 के दशक से ही तेल की राजनीति की कहानी शुरू हो गई थी। यानी ये वो वक्त था जब मध्य पूर्व एशिया में तेल मिलना शुरू हुआ। पहले ब्रिटेन और फिर अमेरिका ने तेल को लेकर योजनाएं बनाई, जिनमें तेल की कूटनीति की कई योजनाएं शामिल रहीं। तेल और तेल बाजार पर कब्जे की जंग नई नहीं है।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशियाई और लैटिन अमेरिकी देशों के तेल और गैस भंडार पर कब्जे के लिए अमेरिकी कंपनियों ने कई खेल खेले। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही अमेरिका की कोशिश रही कि तेल के भंडारों से उसे लगातार बिना किसी परेशानी के तेल मिलता रहे और तेल के उत्पादन और उसकी बिक्री बिना किसी रुकावट के चलती रहे। अमेरिका ने 1950 के दशक से ही कई देशों की अंदरूनी राजनीति में तेल के कारण दखल देना शुरू कर दिया था। 1953 में ब्रिटेन और अमेरिका ने मिलकर ईरान के चुने हुए प्रधानमंत्री मोहम्मद मुज्दिक का तख्ता पलट करवाकर शाह रजा पहलवी को गद्दी पर बिठाया और फिर रजा शाह ने पश्चिमी देशों को ईरान के तेल क्षेत्र में घुसने की छूट दे दी। 1991 में अमेरिका ने सैनिक कार्रवाई पर कुवैत से सद्दाम हुसैन को पीछे हटाया ताकि सद्दाम वहां के तेल पर कब्जा न कर लें। लैटिन अमेरिकी देश इक्वाडोर और वेनेजुएला अमेरिकी ऊर्जा कंपनियों के मुनाफे के खेल के शिकार हैं। यहाँ पर अपने हिसाब से अमेरिकी प्रशासन तख्ता पलट करवाता रहता है, लेकिन अमेरिकी आर्थिक विस्तारवाद को रूस ने लंबे समय तक चुनौती दी क्योंकि अमेरिकी तेल कंपनियों के वैश्विक तेल बाजार में विस्तार के प्रयासों से रूस खुश नहीं और अब इस खेल में चीन भी शामिल है। वैश्विक तेल बाजार में चीन भी निवेश के नाम पर घुसपैठ कर रहा है। यही अमेरिका और सऊदी अरब की बड़ी परेशानी है। साफ है कि तेल बाजार का राजनीतिकरण बहुत तेजी से बढ़ा, जो दुनिया में न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक कूटनीतिक अस्थिरता को बढ़ा रहा है, जो वैश्विक लिहाज से बेहद खतरनाक है और वक्त रहते तेल के खेल में शामिल तमाम खिलाड़ियों को इसे समझना होगा ताकि तेल की आग दुनिया को जलाकर खाक न कर दे। वासिंद मिश्र, जनतंत्र टीवी। और चलिए सीधे रुक करते हैं, सुशील त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, क्या लगता है जिस तरीके से अब ये बहुत राजनीतिकरण हुआ, बहुत तेजी से बढ़ा, ये अगर हम तेल की बात करते हैं और इसको लेकर अगर देखा जाए तो आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक कूटनीतिक अस्थिरता को बढ़ा रहा है, तो ये कितना बड़ा खतरा मान रहे हैं आप इसको? 100-125 साल से जो है विश्व की आर्थिक व्यवस्था और विश्व की जो बड़ी ताकतें हैं उनकी सैन्य शक्ति, ये सब तेल पर बहुत ज़्यादा निर्भर रही हैं जी। और इसलिए तेल जो है वो उनकी कूटनीति में और उनके फॉरेन पॉलिसी में, डिप्लोमेसी में भी और जियो पॉलिटिक्स में इसका बहुत असर रहा है। और अमेरिका तो दूसरे विश्व युद्ध के पहले मिडिल ईस्ट में था ही नहीं, वो मिडिल ईस्ट में आया तेल की ही वजह से और मिडिल ईस्ट को काफ़ी वो कंट्रोल करने की कोशिश करता रहा, सऊदी अरेबिया के माध्यम से, ईरान के माध्यम से। जब ईरान में तख्ता पलट हो गया रजा शाह का, तो सऊदी अरब में और उसकी घुसपैठ तेज हो गई। उसके बाद कुवैत का आपने बताया, इराक का बताया, ये सब चल रहा है जी। और रूस ने अपने तेल के भंडार जो है, रूस बहुत बड़ा देश है, वहाँ तेल के अच्छे भंडार है, उसने भी काफ़ी खोज की। और चीन जब आगे बढ़ने लगा तो पिछले 25 वर्षों में चीन ने सारी दुनिया में जाके तेल के नए नए जो भी स्रोत थे वहां जाकर के खरीदना शुरू किया। तो अब स्थिति ये है कि पहले तो ओपेक देशों का ही सबसे ज्यादा इसमें दबदबा था, लेकिन रूस ने अपना उत्पादन बहुत बढ़ाया और पिछले 5, 7, 10 सालों में अमेरिका ने अपना उत्पादन बहुत बढ़ा दिया। जिस वजह से इस समय सबसे ज्यादा उत्पादन अमेरिका में होता है और लगभग उतना ही रूस में होता है। सऊदी अरब लगभग तीसरे पे आ गया। तो अब कोरोना की वजह से सारे विश्व की आर्थिक व्यवस्था ठप है, ना तो कोई हवाई जहाज चल रहे हैं, ना गाड़ी चल रहे हैं, ना उद्योग चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में लगभग 40 से 50% जो है तेल के पदार्थों जब है, या डीजल हो, पेट्रोल हो, एविएशन टर्बाइन फ्यूल हो या इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल नफ्ता हो, फ्यूल ऑयल हो, उनमें उनकी खपत में कमी आ गई है। जब इतनी कमी आ गई हो, दूसरी तरफ जो तेल के उत्पादक देश हैं वो बिना तेल बेचे उनकी अर्थव्यवस्था चल नहीं पाती है, तो वो तेल का उत्पादन करते रहे हैं। और बीच में सऊदी अरब और रूस के बीच में तनातनी हो गई कि तेल का मार्केट कौन कंट्रोल करेगा। दोनों ने उत्पादन बढ़ा दिए थे, तो तेल इस वक्त सरप्लस है, यहाँ तक कि कोई स्टोरेज की कहीं भी जो है जगह नहीं है। तो अब ये हुआ अमेरिका में कि जो लोग मई के लिए उन्होंने वायदा किया था कि हम मई में तेल खरीदेंगे, अब मई में जो उसकी खपत ही नहीं है तो खरीद के करेंगे क्या? तो वो पैसा दे करके अपना वायदा से छूट रहे हैं, जिसकी वजह से तेल की कीमत एक तरीके से माइनस हो गई थी। अब खैर वो माइनस की स्थिति शायद कुछ 2-4 दिन हो या कुछ इस तरह
अजीब सी परिस्थिति में रही हो, जी। लेकिन फिर भी 10 से 15 डॉलर पर WTI जो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट कहा जाता है अमेरिकन तेल, उसकी कीमत हो गई है और ब्रेड की कीमत $25 के करीब है। WTI कीमत और कम इसलिए है कि अमेरिका में तेल एक्सपोर्ट नहीं करते हैं और वहाँ की खपत कम हो गई है, तो वो तेल का करें क्या, तो इसलिए वहाँ एकदम तेल की कीमत बहुत कम हो गई है। और ये स्थिति अब इस पर निर्भर करती है कि कोरोना वायरस कितने दिन रहेगा, कितना असर छोड़ेगा, उद्योग और ट्रांसपोर्ट जो हैं वो कितने दिन के बाद सामान्य स्थिति पर आएंगे। मुझे तो लगता है कि लेकिन साल अगर 1.5 साल भारत तक की तेल बात की करें, कीमतें काफी कम जी रहेंगी। जी, सुशील त्रिपाठी अब जी, अगर भारत बात के करें लिए, कच्चे तेल की गिरती है जो कीमत हाँ, है, इस पर भारत के लिए हाँ, हाँ, कितना असर पड़ेगा? हाँ, देखिए इससे दो असर है। अच्छा असर है और थोड़ा सा नेगेटिव ऋणात्मक असर है। अच्छा असर ये है कि भारत 80 से 85% इंपोर्ट करता है, फॉरेन एक्सचेंज खर्च करता है, तो तेल की कीमतें कम होती हैं तो फॉरेन एक्सचेंज कम खर्च होगा, रूपी पर दबाव कम पड़ेगा जी। और फॉरेन एक्सचेंज का जो भारत का भंडार है उसमें कमी जो इसकी वजह से होती है वो नहीं होगी। दूसरा अच्छा असर ये होगा कि तेल, चूंकि एक सरकार ने एक जरिया ढूंढा है कि कैसे आसान तरीके से ज्यादा हम रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करें, जी। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि उसमें बिना किसी खर्च के, बिना किसी लीकेज के सीधे वहां से टैक्स होता है। तो अब जितना उनकी कीमत होती है उससे ज्यादा टैक्स हो जाता है। अब जैसे चूंकि लोगों, अब सरकार को यह आभास हो गया है कि लोगों ने 65-70 रुपए प्रति लीटर तक डीजल खरीदना और 70 से 80 रुपए प्रति लीटर वो पेट्रोल खरीदना लोग स्वीकार कर चुके हैं। तो पेट्रोल और डीजल लगभग 50 से 60% जो है सारे ऑयल प्रोडक्ट्स का यही हिस्सा होता है। तो अब सरकार ये कोशिश करती है कि उनकी कीमतें तो घट जाएंगी, क्योंकि क्रूड ऑयल की जो कीमत होगी उसमें 15-20% और जोड़ दीजिए तो रिफाइनिंग कॉस्ट होती है वो पेट्रोल और डीजल की कीमत होगी। अब अगर क्रूड ऑयल की कीमत 20 रुपए लीटर है तो 25 रुपए 28 रुपए से ज्यादा पेट्रोल डीजल की कीमत नहीं होगी। लेकिन तो आपको टैक्स मिलता जो लगता है, जो 65-70 टैक्स लगता है, रुपए। क्या टैक्स घटाने हाँ, की फिर जरूरत है? नहीं, देखिए टैक्स बढ़ाने की जरूरत हो सकती है। टैक्स वो इसलिए बढ़ाते हैं, हमेशा सरकार क्या करती है जब कीमत घटती है तो टैक्स बढ़ा देती है ताकि उसका, क्योंकि लोग 65-70 पर डीजल और 70-80 तक पेट्रोल खर्च करने को तैयार रहते हैं, तो टैक्स बिल्कुल बढ़ा देती है। केंद्र सरकार अपनी टैक्स बढ़ा देती है और वो जो कमी होती है उसकी भरपाई कर देती है। आपको मैं उदाहरण दूं, मार्च 14 में जब $110 क्रूड ऑयल की कीमत थी तो टैक्स पेट्रोल पर 10-10.5 रुपए लीटर था और डीजल पर 3 रुपए लीटर है। आज पेट्रोल पर टैक्स 23 रुपए लीटर है और डीजल पर 18 रुपए लीटर है। तो समझ लीजिए कि एक साल में 2-2.5 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा सरकार को इस टैक्स से मिलेंगे। ये केंद्र सरकार की बात है। राज्य सरकारें इस पर वैट लगाती हैं, तो जितना ही दाम ज्यादा होता, राज्य सरकार का वैट जो होता है वो दाम और उसके ऊपर केंद्र सरकार के टैक्स मिला करके जो बेस होता है उस पर होता है। तो वो जितना ही ज्यादा होगा उतना ही राज्य सरकार को सेल्स टैक्स पर ज्यादा, वैट भी ज्यादा मिलता है, वो 25% 3% लगाते हैं। तो केंद्र और राज्य सरकारें जो हैं इस स्थिति से बड़ा लाभ उठाती हैं। तो लगातार हम बात कर रहे हैं कि कैसे थम गई है तेल की धारा, अमेरिका के खास तौर से यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। इसी पर ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जो क्रूड ऑयल की कीमतें घटी हैं, जिसका असर देखा जा रहा है, उसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। ऐसे में बात हो रही थी कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स होते हैं, पेट्रोल प्रोडक्ट्स, उसमें टैक्स घटाने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर सुशील त्रिपाठी जी हमारे साथ बने हुए जो कह रहे हैं ऐसे में बढ़ाया जाता है। सुशील जी, यही एक सवाल फिर से जोड़ूंगी कि जब फिर ये हम ये वैश्विक परिदृश्य से कैसे जनता को इससे राहत मिलेगी, क्योंकि जब भी यहाँ पर ऑयल की जो कीमतें होती हैं वो बढ़ती हैं तो पेट्रोल डीजल के दाम तुरंत बढ़ जाते हैं, बाकी चीज़ों के भी दाम बढ़ जाते हैं। अब जब कम हुई है तब भी यहाँ पर इसका मतलब तो ये है कि जनता को तो इससे कोई राहत मिलने वाली नहीं है। हाँ, देखिए जनता को दो तरह से राहत मिलती है, एक प्रत्यक्ष एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष राहत जनता का नंबर चौथा आता है। सबसे पहले केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अपना टैक्स बढ़ा करके अपने राजस्व की पूर्ति करती हैं। जैसे पिछले साल जब क्रूड ऑयल की कीमत 50 से 60 डॉलर के बीच में हुई तो केंद्र सरकार ने 3 रुपए प्रति लीटर डीजल और पेट्रोल पर टैक्स बढ़ा दिया। इस साल जब तेल की कीमत
$40 के करीब हुई, 40-50 के बीच में हुई, तो केंद्र सरकार ने 3 रुपए प्रति लीटर अतिरिक्त टैक्स डीजल पर और 3 रुपए प्रति लीटर अतिरिक्त टैक्स पेट्रोल पर और लगा दिया। अब अगर वो $30 पे होगी या $25 पे होगी तो केंद्र सरकार और टैक्स लगा देगी। और केंद्र सरकार इससे, और जब केंद्र सरकार ये टैक्स लगाती है तो राज्यों को फायदा होता है क्योंकि वो इस पर वैल्यू एडेड टैक्स लगाते हैं। तो इनके जो स्रोत है राजस्व के वो लिमिटेड हैं, उनका इसमें बहुत आसानी से ये टैक्स कलेक्ट होता है और बड़ी भारी मात्रा में होता है। इससे फिस्कल डेफिसिट कम होती है, जिससे कि महंगाई कम होती है और सरकार अपने अन्य खर्चे, जैसे अब चाहे इकोनॉमी को सुधारने में कोरोना की वजह से सरकार को खर्चा करे या इंफ्रास्ट्रक्चर करे, उसके लिए राजस्व मिलता है। लोग जो कंज्यूमर है उसका नंबर सरकार के बाद कंपनी के बाद डीलर के बाद कंज्यूमर का नंबर आता है इसमें, क्योंकि सरकार ये समझती है कि कंज्यूमर तो इतने रुपए पर खरीद रहा था तो अभी भी खरीदेगा, जो कमी हो रही है उसका हम पहले टैक्स लें और फिर थोड़ी बहुत कंपनियों को थोड़ा सा लाभ उनका बटे, और उसके बाद जो डीलर कहते रहते हैं हमें कम कमीशन मिलता है, थोड़ा उनको मिलता है और थोड़ा लाभ जरूर कंज्यूमर को भी होता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कंज्यूमर नहीं होता, लेकिन कंज्यूमर का नंबर बाद में आता है। दूसरा इसमें जो पक्ष है वो ये है कि ये देखिए, ये तो लाभ की बात हुई। जो अप्रत्यक्ष लाभ है कि इन्फ्लेशन कम होता है, सरकार और चीजों में खर्चा करती है जो नहीं कर सकती है, लेकिन जो कम कीमत होने से कुछ हमारी अर्थव्यवस्था में जो ऋणात्मक उसका प्रभाव होगा वो ये होगा कि मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी सारी की सारी इन्हीं पर डिपेंड करती है। वहाँ अर्थव्यवस्था जब खराब होगी तो हमारे 80-90 लाख लोग जो वहाँ काम करते हैं और $40 बिलियन हमको रेमिटेंस भेजते हैं, उनकी नौकरी के ऊपर खतरा होगा और कई उनमें हटाए जाएंगे, रेमिटेंस कम हो जाएगा। इसके अलावा जो मिडिल ईस्ट की जो है वो काफी हमारे यहाँ इन्वेस्ट भी करता है, उसका इन्वेस्टमेंट भी कम होगा। तो ये दोनों ही पक्ष हैं। हाँ, हमें लाभ होगा जरूर क्योंकि हम बहुत इंपोर्ट करते हैं। लेकिन सर इसी पर एक और सवाल ये है कि खरीदार जो देश अब जो क्रूड ऑयल की जो वायदा खरीद को नकार रहा है, देशों के रिश्तों पर इसका कितना असर दिख रहा है आपको? देखिए, ये तो सही है कि मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी 80-90% इसी पर डिपेंड करती है। मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी तो काफी खराब हो जाएगी अगर ये चीज लंबी चली, और मुझे लगता है कि साल 1.5 साल तक तो क्रूड ऑयल की कीमतें काफी कम रहेंगी और सारे मिडिल ईस्ट के देशों के बजट जो है इस वक्त बहुत खराब हालत में है। और भी जो देश हैं, नाइजीरिया है, वेनेजुएला है, इक्वाडोर है, इन सब देशों की आर्थिक व्यवस्था और खराब हो जाएगी। रूस तक की आर्थिक व्यवस्था इससे खराब हो सकती है। तो एक तरफ तो वो हाल है, और दूसरी तरफ हम जैसे देश हैं, भारत है, चीन है, जापान है, कोरिया है, तो उन्हें कुछ लाभ होगा, लेकिन चूंकि उनका एक्सपोर्ट जो इधर होता था वो नहीं हो पाएगा, इन्वेस्टमेंट जहाँ से होता था वो नहीं हो पाएगा, तो वो थोड़ा नुकसान होगा। तो प्लस माइनस दोनों है। भारत के लिए शायद प्लस, देखिए जापान जैसे देश के लिए तो प्लस सबसे ज्यादा है क्योंकि उन्हें तो वहां से कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह की जरूरत नहीं है, रेमिटेंस की जरूरत नहीं है। भारत के लिए भी प्लस मेरे ख्याल में थोड़ा ज्यादा है, लेकिन माइनस कर रहा है, इसका क्या सर? चीन, देखिए घुसपैठ तो चीन करेगा। चीन के लिए तो बहुत अच्छा हो गया है क्योंकि अर्थव्यवस्था सब जगह खराब हो रही है, तो वो मिडिल ईस्ट की कंपनियां भी खरीदेगा, यूरोप की कंपनियां भी खरीदेगा और अमेरिका की कंपनियां भी खरीदेगा। और चीन के लिए तो ये बहुत ही अच्छा अवसर है कि चारों तरफ जो है कंपनियां सस्ती हो गई हैं, सब अर्थव्यवस्था जो है लचर हो गई है। चीन के पास तो $3 ट्रिलियन का जो उसके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, वो तो इसको इस्तेमाल करेगा कि सस्ते में कंपनियां खरीदे, अपना दबदबा और बढ़ावे। और जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन ने लगाया हुआ था, क्योंकि उसको अमेरिका थोड़ा रोक रहा था, लेकिन अब इस वक्त तो सारे जो देश हैं, जो अफ्रीका के और एशिया के देशों के अलावा लैटिन अमेरिका और यूरोप के देश भी चीन से मांग करेंगे कि हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो, हमारे यहाँ पैसा लगाओ। तो चीन का तो इस वक्त बहुत उसका दबदबा बढ़ेगा। और अमेरिका को जिस चीज को लेकर उसका दबदबा रहता है, ऐसे में क्या लगता है आगे आने वाले दिनों में अमेरिका का ये दबदबा और खत्म होगा? अभी ये शुरुआत है। हाँ, अमेरिका का दबदबा तो खत्म होना लग रहा है क्योंकि अमेरिका के पास सरप्लस नहीं है जो कि इन देशों में इन्वेस्ट कर सके। अमेरिका की सरकार के पास तो सरप्लस बहुत कम होता है, लेकिन कंपनियां बहुत बड़ी बड़ी थी, कंपनियां करती थी इन्वेस्टमेंट,
अब वो कंपनियां भी शायद इतना इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगी, उनके मुकाबले में चीन की कंपनियां अब बढ़ती जा रही हैं। चीन के लिए सारा माहौल उसके फेवर में आ रहा है। सिर्फ ये बात है कि चीन में कोरोना से कितना नुकसान हुआ है इसका अंदाजा नहीं है। अगर फिर कोरोना आता है और चीन में और नुकसान होता है तो बात अलग है, लेकिन अगर चीन ने उसे नियंत्रित कर लिया है और सारे विश्व भर में कोरोना फैल रहा है तो चीन की स्थिति इस वक्त मजबूत है। एक आखिरी सवाल सुशील जी, क्या क्रूड ऑयल के प्राइस देशों के बीच कहीं डिप्लोमेसी को प्रभावित करने वाला मुद्दा तो नहीं है, या फिर इसका असेसमेंट जो किया जा रहा है वो बढ़ा चढ़ा कर किया जा रहा है? नहीं, देखिए, डिप्लोमेसी और क्रूड ऑयल तो आपस में मिले जुले हैं। वो तो हमारी जैसे सारी पॉलिसी मिडिल ईस्ट की क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंट है। इसी तरह अमेरिका पहले क्रूड ऑयल का कंट्रोल करने के लिए मिडिल ईस्ट पॉलिसी बनाए हुए था, लेकिन अमेरिका का इंटरेस्ट अब खत्म होने लगेगा। जो ये कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान में, इराक में अमेरिका क्यों वहाँ लड़ाई लड़ रहा है, तो अब से क्रूड ऑयल की जरूरत है ही नहीं है वहाँ से मिडिल ईस्ट से लेने की, तो इसलिए अमेरिका का इंटरेस्ट वहाँ से कम होगा। ये डिप्लोमेसी और जियोपॉलिटिक्स में भी इसका असर होगा। चीन का दबदबा बढ़ेगा, अमेरिका का दबदबा इन सब क्षेत्रों से कम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब देखना ये होगा कि ये जो थम गई है तेल की धार, इसका असर बाकी देशों पर क्या होता है, क्योंकि जिस दबदबे के साथ अमेरिका ऑयल को लेकर शुरू से ही राजनीति करता आया है, अब उल्टा देखने को मिल रहा है, जिसको कहा जा सकता है द नेचुरल जस्टिस। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।